खैर फिलहाल हमारे साथ इस वक्त हैं हमारे बड़े अच्छे मित्र किशोर तिवारी साहब। आई रियली वांट टू नो हिज पर्सपेक्टिव, क्योंकि किशोर तिवारी साहब वास्तविकता में अंदर से संघी हैं, आरएसएस के हैं, भले ऊपर से जो मर्जी कहते रहे। तो मैं जानना चाहता हूं, किशोर तिवारी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाउ आर यू सर, हाउ आर यू? अरे अच्छा चल रहा है भाई। कल का देखा है क्या तुमने? देखा ना सर, देखा। उसी के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जरा आप बताएं, आपका दिल तो जरूर गदगद हो गया होगा खुशी से, उत्साह से। क्या बात है सर, रामलला अपने भव्य मंदिर में, नव्य मंदिर में जबरदस्त आ गए वापस। बताएं सर। नहीं, देखिए मैं बहुत परफेक्ट बोलूँ आपको कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, बता रहा हूँ जी। और वो कॉमन सिविल कोड हो गया, अभी 370 हो गया, अब ये राम मंदिर है, कितना खींचते। राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, राम का मंदिर बनना था। और वो बीजेपी जब बनी थी तब मैं बीजेपी के थिंक टैंक में ही था जी। उन्होंने एक अमालगमेटेड फिलॉसफी ली थी जिसे गांधीयन सोशलिज्म से जोड़ा था और दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद उसमें डाला था। लेकिन उनको सीधे बिल्कुल ही रिस्पांस मिला नहीं। और फिर 82 के बाद 84 में जी। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का एक आंदोलन पैरेलली चालू कर दिया था। 86 के अंदर बीजेपी ने खुद एक रिजोल्यूशन पास किया था हिमाचल प्रदेश में कि राम मंदिर यह हमारे अस्मिता का प्रश्न है और राम मंदिर जहाँ राम पैदा हुए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वहाँ राम का मंदिर बने। बाद में वहाँ बड़ी मूवमेंट हुई, कार सेवा हुई, ये हुई और वो ढांचा ध्वस्त कर दिया। शिवसेना उसमें बहुत सक्रिय थी और बाला साहब ठाकरे ने बार बार कहा कि यह मेरा सपना है कि ये राम मंदिर बने। और उनका सपना पूरा हुआ तो उद्धव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल दी कि शंकराचार्य बोल रहे हैं, वो सब चीज़ों को मैं ख्याल नहीं देता और हम इस कार्यक्रम को हमारे तौर से मनाएंगे। और उन्होंने एडमिट करते हुए सब शिवसैनिकों को भी कहा कि जिसको जिसको जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट करना है वो करे। और उन्होंने खुद पंचवटी में, नासिक में अपने महाअधिवेशन के पहले वो महाआरती की और उन्होंने वहाँ सेलिब्रेट भी किया। और कोई शिवसेना का नेता भी इस कार्यक्रम को लेकर ओछी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ओछी बात करके विवाद करना गलत है। क्योंकि राम यह आस्था का विषय है, यह राजनीति का विषय नहीं है। कल कार्यक्रम हुआ, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, एक डिसेंट कार्यक्रम था। लेकिन मैंने देखा वो कार्यक्रम का जो ग्राउंड लेवल प्रिपरेशन था आरएसएस का और बीजेपी का, वो बहुत स्ट्रांग था। वो मैसेज ऐसा ये 15-20 दिन से मीडिया में चल रहा था। फिर उन्होंने वो कलश घुमाए थे, फिर वो चावल जिसे अक्षिता कहते वो चावल बांटा था, बाद में वो फोटो भेजा था, बाद में निमंत्रण पत्र हर घर को भेजा था, फिर लोगों को बोला था महाप्रसाद का आयोजन करो, महाआरती का आयोजन करो, दिवाली मनाओ। तो एक स्टैंडर्ड कार्यक्रम दिया था और लोगों का पार्टिसिपेशन आत्म प्रेरणा से मुझे बहुत दिखा। तो मैं तो एक प्रैक्टिकल आदमी हूं और धर्माधिष्ठ व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था क्या देश में टिक सकती है या नहीं टिक सकती है, इसके बारे में भी पहल करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मोदी जी 10 साल के बाद इसको इशू बनाकर मुझे तो आज दिख रहा था, कल अब तो खुल संतों का भी उन्होंने सहारा ले लिया जी। और राम मंदिर बना इसलिए हमें वोट दो, यह स्टैंड वो लेंगे, ऐसा भी दिख रहा। मुझे लगता है कि आचार संहिता भी वो फरवरी में या उसके पहले ही डिक्लेयर करने के मूड में भी है। तो हमारे सामने बहुत बड़ा पर्याय, एक विकल्प। और मैं तो राजनेता हूं, मैं तो इसे चैलेंज समझूंगा क्योंकि मैं सोशल जस्टिस में काम करता हूं। और मोदी जी जो क्लेम करते हैं
कि वो 4 करोड़ घर बांध दिए, ये करा, किसान की आमदनी ये हो गई, हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इतना है। और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। तो अब 40 करोड़ नल में पानी नहीं आता, ये 4 करोड़ घरों में इन्होंने नल का पानी दिया, शुद्ध पानी दिया। तो हालत तो बहुत खराब है। मोदी जी अपने आप में कुछ भी बोले, मोदी जी को मैं देखता हूं कि वो अपने हिसाब से करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमें मैं जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से आता हूं, उसको ये मुद्दा, पहले हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते थे ना, तो दोनों का एक वेवलेंथ मैच हो जाती थी। तो अब मेरे नेता ने, उद्धव जी ने, सामाजिक न्याय की लड़ाई को और ओबीसी, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी, इनको साथ लेके लड़ने की और राजनीति करने का निर्णय लिया है। तो अब हमारी जो पहचान है उसमें ये नया हमारा स्वरूप है। अब हमको जब लड़ने को जाना है तो हमें इकोनॉमिक एजेंडा बहुत स्ट्रांग देना पड़ेगा। मैं तो राहुल गांधी को देख रहा हूं कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने कम बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने एक पॉलिटिकल कार्यक्रम लिया, राम मंदिर बनाया और कार्यक्रम लिया, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। हम हमारे एजेंडा से चल रहे हैं, हम जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जस्टिस के प्रायोरिटीज में यूथ को दिया है, महिलाओं को दिया है, किसानों को दिया है और अनटचेबल्स को दिया है, ट्राइबल को दिया है। उनका एक फोकस है, तो वो काम कर रहे हैं। उनके पास थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो उन्होंने अपना यह एजेंडा चलाना चाहिए। तिवारी साहब, राहुल गांधी जी ने कल कहा था कि बीजेपी एंड द आरएसएस आर अटैकिंग द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री। दैट्स व्हाट ही सेड, राहुल गांधी जी। द आइडिया दैट ऑल रिलीजन्स शुड लिव हार्मोनियसली वाज अ कांग्रेस स्टैंड। Do you think the BJP and RSS, Tiwari Sahab, are attacking the foundations of a country where secularism is concerned? How do you see it? Because आपने बहुत generations देखे हैं politics के। मैं बता रहा हूं कि भारत ने आजादी के बाद बोला कि हम सर्वधर्म समभाव से संवैधानिक सेकुलर रिपब्लिक में बिलीव करेंगे। हमारे बाजू में पाकिस्तान था जो इस्लामिक कंट्री बोलकर रहा। तो अभी तो अनुभव ऐसा है कि पाकिस्तान टूट गया, अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहां भी मिसरूल हो रहा है। तो धर्माधिष्ठ राज व्यवस्था क्या करती है, इस पर तो अनुभव दुनिया में कुछ बराबर आए नहीं है। लेकिन धर्म तो रहना चाहिए, शुद्ध धर्म भी रहना चाहिए। लेकिन कल पाखंड बहुत दिखा ना, बहुत पाखंड दिखा। देखो, धर्म का तो आधार राजनीति रहेगी, लेकिन वो धर्म कौन था? यम नियम वाला। अब यम नियम कल कहाँ दिखे? बड़े बड़े बाजे बजाना, बड़े बड़े आरतियां करना और अपनी अपनी वो धार्मिक आस्था और भगवान राम की कृपा मिले इसके लिए करना, वो एक अच्छा बात है। उससे कम से कम लोगों को स्ट्रेस रिलीफ होता है, ये सब ठीक है। लेकिन धर्म क्या है? शुद्ध धर्म क्या? जैसे अग्नि का धर्म है आग लगाना, तो वो धर्म है उसका। पानी का धर्म है कि शीतलता करना, तो ये सब धर्म है ना। धर्म जो है प्रकाश देना, सूर्य का धर्म है, तो ये शुद्ध धर्म है। और धर्म में तो ये सब चलेगा ही। और शुद्ध धर्म में कभी कोई जात पात वगैरह होती थोड़ी, कोई ऊंचा नीचा होता नहीं। अब यम नियम जो है उसको अगर डिटेल में करने जाऊं तो ज्यादा समय लगेगा। लेकिन मोदी जी ने प्रतिष्ठान किया बोलते, लेकिन हमने सुना था यजमान कोई दूसरे रहने वाले हैं। और बाद में गिरी महाराज देखो, गोसावी गिरी के अवधेशानंद के भी वो सीनियर है, वो आके उन्होंने राम की महिमा गाना था तो उन्होंने मोदी जी की महिमा गाई। यानी क्या हो गया था कि संत समाज को इतना सिलेंडर हुआ मैंने देखा नहीं। इसको बोलते सिलेंडर हो जाना। इतने चापलूस लोग वहां पर। एक हमारे, मैं जिनका बहुत आदर करता हूं, भद्राचार्य जी, उन्होंने कह दिया कि मोदी जी को 350 सीटें मिलेगी। आज तो एक टीवी डिबेट में लाइव बिठा दिए थे।
हाँ वो भगवे कपड़े पहने वाले, सर पर बहुत लगाया हुआ, हाँ वो पाखंडी लोग। उसमें से एक जना बोला कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हाँ योगी जी बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, मैं मोदी का उत्तराधिकारी हूँ, ऐसी भी बातें कर रहे थे। तो कैसा है कि एक बड़ी व्यवस्था के खिलाफ हमको लड़ना है। लेकिन किशोर तिवारी साहब, जिसके किशोर तिवारी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, I know in which direction you're going, but isn't it true कि राम मंदिर के पूजा के बाद, यानी प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद, तथाकथित तौर पर राम मंदिर की स्थापना के बाद, अभी तो खैर 2 फ्लोर या 3 फ्लोर और बननी है, मुझे मालूम नहीं कितनी है, आई थिंक 2 more फ्लोर्स, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर जगह जाएगी, भले ही आधिकारिक तौर पर ना जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अभी भी बोल रहे हैं राम मंदिर हम लोगों ने बनाया है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, उनकी अपेक्षा ये है कि 400 सीटों से ज्यादा आ जाएंगी उनको इस बार तो। किशोर तिवारी जी, अब इसका विकल्प आप किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे कि आज की तारीख में, जैसा कि मैंने और आपने देखा है, किसानों की जो दुर्दशा है, उनकी जो हालत खराब है, ग्रामीण क्षेत्र में जो आज की तारीख में दुर्दशा चल रही है, उसके बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। उनको संगठित आप कैसे करेंगे सर, ये बताएं। नहीं, देखो मैं तो सुधांशु की त्रिवेदी से भी कल भिड़ा था, आज भी कुछ बीजेपी के टॉप लीडरों से मेरी बहस भी हुई, और नेशनल डिबेट में भी वो आए थे मेरे से बात करने। मैंने बोला आप जो बोलते वो मुझे गांव खेड़े में क्यों नहीं दिखता। आप कहते कि हमने इतने घर बना दिए, अब भारत में कितने लोगों के पास घर रही हैं ये पूछने जाओ तो उनको मालूम नहीं। कल सुधांशु जी कह रहे थे कि 5 करोड़ लोगों ने घर बांधे, आज उनका एक अभी एक स्पोक्स पर्सन आया, बोला मैं 3 करोड़ घर बांधे हैं। हाँ मैंने बोला 40 करोड़ कनेक्शन को पानी नहीं आता, तुमको मालूम है क्या? और पीने के पानी का क्या समस्या आ चुकी है ये मालूम है क्या? तो उनके क्लेम है, मोदी जी छाती ठोक ठोक के बोलते, जैसे रास्ते बन गए। अब रास्ते बन गए यानी 10 लाख करोड़ का कर्जा भी तो हो गया। और देश में प्रगति के नाम पे वो कर रहे हैं, और तो उन्होंने सोचना चाहिए 150 लाख करोड़ का कर्जा कर बैठे ना, और ये इकोनॉमी सस्टेन होंगी क्या? और 2% जो लोग हैं, देखो कल जो कार्यक्रम में 5000 लोग बुलाए गए थे जी, उसमें से वही लोग थे कि ये 2% लोगों में के लोग थे जिनके पास सारे संसाधन और संपत्ति आ चुकी है। और ये जो पूरा भारत भरे में जो किया गया, इतना बड़ा शो और इतना बड़ा राम लला का कार्यक्रम, इसमें वही लोग थे जिनके पास संसाधन और संपत्ति जमी हुई है। क्या ये अपनी संसाधन और संपत्ति का गरीबों में विल्लेवाट करने को तैयार है? ये राम राज्य लाने को तैयार है? खुल के बात होनी चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा कैसा आएगा, रोजगार कैसे उपलब्ध होंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या बिगाड़ आया है, शिक्षा का स्तर क्या हो चुका है। अभी मैं बता रहा हूं कि राम लला के मंदिर बनाने से अगर ये सब समस्याएं छूटती है तो मैं भी मोदी जी का कार्यकर्ता बनने तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि मोदी जी इलेक्शन के साथ अपने राम लला के साथ साथ कामकाज की भी बात करें ना। रामकाज की बात तो हो गई, कल मोहन जी भागवत ने बोला भी ना, हो गया। अब ये विवाद के विषय बंद हो रहे हैं, तो अब राम राज्य आना चाहिए। अब राम राज्य कैसा आएगा हो सकता है तो दूसरे विपक्षी के नेताओं से भी बात कर लो, और दुनिया में क्या चला ये भी देख लो ना। दुनिया में कहाँ के कहाँ दुनिया चले गई, तो वो लोगों ने क्या ये अडॉप्शन किया? मुझे बताइए, ये बताइए कि वशिष्ठ जी जिन्होंने रचना की, या वाल्मीकि जी जिसने रचना की, ये सब लोग तो तुलसीदास जी की चरित्र मानस पे ही जाते हैं, क्योंकि वो तो रिसेंटली बना हुआ है ना, और वो अवधी भाषा में था, लोक भाषा में था, तो राम जी पॉपुलर भी उसी वजह से हुए। लेकिन जो अध्यात्म है सनातन धर्म का, और सनातन धर्म में बहुत बहुत दिनों तक मूर्ति पूजा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैं अभी बता रहा हूँ, नहीं तो
हाँ, तो ये सब चीजें है, लेकिन एक मूर्ति को लेके इतना बड़ा ये सब किया गया, तो मुझे लगता है कि भगवान महावीर या भगवान गौतम बुद्ध तरीके कोई बड़े आदमी इनसे टकराएंगे, तभी ये मोदी जी के पाखंड को हम दबा पाएंगे। लेकिन मोदी जी इतने अधिकारी नहीं है कि उनको तीसरी टर्म मिल जाए। मैं अभी बता रहा हूँ, बीजेपी के कल देखो ना, कल का नितिन गडकरी दिखे नहीं मुझे, प्रकाश जावड़ेकर दिखे नहीं, कई लोगों को उन्होंने बुलाया ही नहीं। राजनाथ सिंह भी नहीं थे सर। राजनाथ सिंह को तो नहीं बुलाएंगे, राजनाथ सिंह वो टर्म खत्म हो गई उनकी। हाँ, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनकी फाइलें सबकी तैयार हो गई वाली। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं मोदी जी बहुत शूट नेता है। हाँ, और मोदी जी इसके बाद चुनाव भी नहीं करेंगे, और बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। मैं What did you say? 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा? नहीं, देखो, अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक से हटकर बातें हो रही ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है, तो प्रेसिडेंट ने आके कार्यक्रम करना था। अगर ये ऑफिशियल कार्यक्रम था तो पंतप्रधान वहां आए, तो और सेक्युलर इसमें आप उसको रिलीजियस फंक्शन को ऑफिशियल स्टेट ओन फंक्शन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की तो बात ही नहीं है। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं ना, कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मंजूर नहीं है, हमें धर्माधिष्ठ राज व्यवस्था चाहिए। और वो धर्माधिष्ठ राज व्यवस्था संकल्पना कहाँ से आती है? सारी संकल्पनाएं वो मनु के स्मृतियों से आती है, और मनु स्मृति ये बहुत परफेक्ट था, अभी भी हिंदू लॉज वगैरह में वही चलता है, तो बहुत कुछ चीजें तो हम वहीं से लेते हैं। तो ये व्यवस्था को लादने की यह एक तैयारी है, और इस पर पूरी बात होनी चाहिए। मुझे कोई अगर वो परफेक्ट है, उससे भारत का ये जो 140 करोड़ का 142 करोड़ के लोगों की समस्याएं छूटती है। भारत में सर्वधर्म के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, संपत्ति का, संसाधन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसानों को जीने का मौका मिलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सनातनी आदमी हूँ, और मैं शुद्ध धर्म में विश्वास रखता हूँ। मैं तो विपक्ष ना करने वाला आदमी हूँ। जब मुझे दिखता है कि मोदी जी जो कल कर रहे थे वो पाखंड है, तो मैं ऐसे वक्त पाखंड को पाखंड नहीं बोलूंगा। तो मैं इस लड़ाई में शायद मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ऐसा मैसेज जाएगा। तिवारी साहब 550 साल के बाद जो पूरे हिंदू समाज समझ रहा है कि मोदी साहब ने written himself in history books in golden letters that after Babar's demolition it is Narendra Modi who has made this temple back. एंड जो कल उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य और विकसित भारत मेरा संकल्प है। एंड ही आल्सो सेड, प्रभु राम से मैं क्षमा मांगता हूं कि आपके मंदिर बनाने में इतना वक्त लगा। वाज ही आल्सो सेम टाइम टारगेटिंग द कांग्रेस, और लोगों के दिमाग में यह डाल रहा था कि कांग्रेस ने और पूरे बाकी लोगों ने इस चीज में डिले कर दिया? तिवारी साहब, डू यू थिंक दैट ही हाईलाइटेड दैट वेरी 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 वेल? नहीं, कल के फंक्शन में उसने ये सब बकवास नहीं करना था, लेकिन की वो कभी बात नहीं करेगा। 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने ले ली। आपने कहा, लेकिन ये स्ट्रगल जो है, रामलला प्रकट हुए थे, फिर रामलला प्रकट हुए हैं ये आजादी के बाद। मैं अभी बता रहा हूँ, भारत के आजादी के बाद वहां रामलला प्रकट हो गए एक दिन। और रामलला प्रकट हो गए। रामलला के प्रकट होने का भी बहुत अच्छी स्टोरी है। बाद में वो विवादित था, उस पे उस जगह के जो ट्रस्टी थे उन्होंने क्लेम भी किया, बहुत सारा था। और रामलला की मुक्ति भी दी, तो वो वक्फ बोर्ड ने वहां कॉम्प्रोमाइज किया कि चलो भाई आप यहाँ बना लो, हमको इतनी एरिया, उनको इतनी, तो उन्होंने वो विषय छोड़ दिया। और कल भी आपने देखा कि भारत में कोई कम नहीं है। अभी भारत में आप सोचते तो 32 से 33 करोड़ मुसलमान भी है, तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया, उन्होंने भी अच्छे से पॉजिटिवली लिया ना। देश में कहीं कुछ हुआ नहीं, और कहीं कुछ हुआ है तो उटपटांग लोगों ने किया होगा, लेकिन ब्रॉडली हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज और इतर समाज ने भी स्वागत किया है। अच्छी बात थी ना। एक बार राम का मसला निकल गया। अभी वो मथुरा की भी बात करते हैं, ध्यानव्यापी मंदिर की भी बात करते हैं,
तो ये सब निपट जाने चाहिए। और हम कितना इतिहास जमा करते हैं। अभी आप मैं बताऊंगा कि राम के बाद यहाँ पर 2500 साल के बाद तो पूरे भारत भरे में क्या सेंट्रल एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों में बुद्धिज्म आ गया था और बुद्धिज्म की जड़ें बहुत स्ट्रांग हो गई थी। आप नालंदा से लो या नॉर्थन इंडिया में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है या जितने बड़े कहीं पे भी जो बड़ा बड़ा शिल्प मिलता है या मंदिर मिलते हैं तो उसको ज्यादा खोजने के बाद तो भगवान गौतम बुद्ध का ही सब मिलता है। आप देखो ना, मैं बता रहा हूं, अभी उसका ज्यादा डिस्प्यूट में मैं जाना नहीं चाहता हूं कि राम या जो इतिहास के हिसाब से तो सनातन धर्म 7500 साल पुराना है और क्राइस्ट या इस्लाम ले लो आप तो इनको ज्यादातर 1.5 से 2000 साल का इनके पास रिकॉर्ड है। तो सारे बीच में उसके 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध का जो समय आया था तो उन्होंने शंकर आचार्य ने आके अगर रीइस्टेब्लिश नहीं किया होता या कुमारिल भट्ट का बड़ा काम नहीं होता तो शायद अभी भी आज जैनिज्म या बौद्धिज्म ही हमारे भारत पे पूरा छाया रहता था, जहां पर इन सब बातों को कुछ वो नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले शंकराचार्य का जो काम है उसकी मैं बहुत ज्यादा श्रद्धा करता हूं और प्रभु राम का जो चारित्र वाल्मीकि जी ने बनाया उसके आदर्शों का भी पालन होना चाहिए। लेकिन सामाजिक न्याय में जो श्री कृष्ण ने काम किया है उसकी भी तो पुनर्स्थापना होनी चाहिए। तो चारित्र ये शब्द ही नहीं है ना, अभी कहाँ चारित्र है? सत्य की बात नहीं होती, चारित्र की बात नहीं होती, अहिंसा की बात नहीं होती, क्या चल रहा है? राम मंदिर के निर्माण के भाषण में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ओछी बातें करते हो, यानी आप अभी शुद्ध हुए नहीं ना, आपको अभी भी बौद्धिक आकलन ही हुआ नहीं। साक्षात्कार कब होगा मुझे मालूम नहीं। और अगर कोई 11 दिन का प्रतिष्ठान करे तो वो आदमी इतने डायलॉग नहीं मार सकता, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या है, जमीन पे सोए कर वो अपने गिरी महाराज बता रहे थे, खाना नहीं खाया ये भी बता रहे थे। इन्होंने तो बोला था कि आपको सपत्नीक यजमान रहने का भी जरूरत नहीं है, 3 दिन खाने की जरूरत है, आपको विदेश में घूमना नहीं है लेकिन भारत में आप घूम सकते हो। अरे इतना पाखंड देखा मैंने, इतना पाखंड देखा कि अब क्या करें, हमको भी पाखंड से कॉम्प्रोमाइज करके जय सिया राम। आपने ये बताया नहीं जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका डायरेक्ट आंसर दीजिए ना किशोर तिवारी जी। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस एक अच्छा विकल्प दे पाएगी ये राम मंदिर स्थापना के बाद? लगता है आपको? अरे क्या बात है, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी थी ना तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो मैं बता रहा हूं आपको, उस वक्त एसपी बीएसपी की सरकार आई। अरे भारत के इक्वेशन में ये ब्राह्मण बनिया की जो पार्टी है बीजेपी, ये इनकी मैक्सिमम लिमिट हो गई है। जब ये अपोजिशन एक जगह आ गए तो मैं अभी बताता हूं, ये 35% में कहीं टिकते नहीं, नीचे तो है ही नहीं, ऊपर इनको 1:1 करना चाहिए। तो इसमें अखिलेश का बड़ा रोल है, दीदी का बड़ा रोल है और राहुल का बड़ा रोल है। महाराष्ट्र में तो हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। महाराष्ट्र में तो ये है ना, नए से मोदी खुद अक्षिता बागडे या मोदी खुद आरती लेके घूम ले तो भी हमको कोई चिंता नहीं है। हमने तो खुद ने भी कल बहुत लोगों को खाना खिलाया, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें मालूम है ये पाखंड है, ये पाखंडी है, मंदिर बने बिगड़ी, ये सब कुछ कर लिया है क्योंकि मार्च में चुनाव लेना है, ये सब चीज है। लेकिन लोगों ने नजरअंदाज किया ना, लोगों ने आनंद लिया, लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो इसका मतलब हमको टारगेट है, हमको टारगेट बहुत तगड़ा है कि लोग इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं, ये बात को हमने समझ के चलना है। तो हमने लोगों के आस्था को टच न करते हुए इकोनॉमिक वीकनेस जो है बीजेपी के, उस पर हमें करना है कि देश को बेच दिया, ये सब अनावश्यक है, इनकी डायरेक्शन गलत है इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, इसमें गरीबों को, इसमें किसानों को
इसमें यूथ लोगों को, महिलाओं को चांस नहीं है। इनकी सब बातों में कोई दम नहीं है। इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो सब भ्रामक है, मिसलीडिंग है। इस सब के लिए हमें तो पढ़ाई करना पड़ेगा। यहाँ तो तिवारी साहब, आज जेपी नड्डा जी ने कहा, आप जो महिलाओं के बारे में बात की, बोले कि 3 दशक इनके और 3 दिन हमारे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा, और 2029 में आप देखोगे इस लोकसभा में 33% महिला एमपीज होंगे और हर विधानसभा में 33%। तो ये जिस प्रकार से छाती थप थप के बता रहे कि वी हैव डन दिस, तो हाउ डू यू सी जेपी नड्डा स्टेटमेंट टुडे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम? तिवारी साहब, नड्डा क्या है, वो जो उनको बोलते वही पढ़ता, वो नड्डा वड्डा कोई नहीं है। ये सब चाइल्डिश बातें हैं। अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और ऊपर से महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर पहले से 50% आरक्षण चल रहा है। हमने देखा ना, सरपंच होता है तो सरपंचिन बाई को कभी काम करने मिलता ही नहीं। और महिलाओं के हाथ में जब तक घर की चाबी नहीं आती है, मोदी जी को तो महिला वहिला पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमने तो कल सोचा था कि भाई ये अपने अपने लोक लाज के लिए वो पत्नी लाके यजमान पद करेंगे, पर वो बहुत ही पाखंडी है। और मैंने देखा ना, ये पूरे के पूरे कैसे हताश थे सब लोग। और ऐसा बताया गया कि 25 फैमिली जो डिप्राइव्ड है उनको हमने इसके लिए बुलाया है, प्राण प्रतिष्ठा के यजमान पद के लिए। लेकिन सब गायब हो गई। सबको कहाँ लग रखा था मालूम नहीं। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि ये सारा का सारा कंट्रोल, यानी आरएसएस और वीएचपी का भी कंट्रोल मोदी ने अपने पास रख लिया है। इसका मतलब आते हुए समय पे बीजेपी में कोई इंटरनल आवाज नहीं आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। अबे हमको तो मालूम है बीजेपी से लड़ना है तो जमीन पे आना पड़ेगा। और मुझे तो अभी जमीन पे एक ही नेता दिख रहा है, राहुल गांधी। शायद उसको कहीं 29 तक राह ना देखना पड़े, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत नेता है ना जो प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव में खड़े होने के लिए 75 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, तैयार हो गए। और बंगाल में देखो ना, अधीर रंजन चौधरी, बकवास पे बकवास किए जाते हैं। अरे लोग जिसके साथ है उसको सीटें आने दो। एक बार मोदी को रोक लो, तुम्हारे 8% या 10% वोट बीजेपी को सत्ता में ला लेते ना, तो वो चीजें न मत करो, कोई मत करो। मैं तो बिहार के लिए, महाराष्ट्र में तो हम उद्धव जी बहुत सारा त्याग कर देंगे, क्योंकि उद्धव जी ने तो डिटर्मिनेशन के साथ डिसाइड किया है कि रोक लेंगे। तो मैं अभी बता रहा हूं, वी आर गोइंग टुवर्ड द राइट डायरेक्शन एंड वी विल स्टॉप मोदी। लेट देम स्पीक। अब की बार 500 पार या कितने 600 पार बोलते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर उनको अरिथमेटिक भी मालूम है इंडिया का, और कहां से कितने सीटें, अब बीजेपी नॉर्दर्न इंडिया में 11 के ऊपर बढ़ा नहीं सकती, इतनी सीटें पहले आई थी। और साउथ में एक भी ऐड नहीं कर सकती, जबकि कांग्रेस को हर तरफ चांस है 50 से 60 सीटें बढ़ाने का। तो कांग्रेस 100+ हो जाती है तो कांग्रेस राइडिंग सीट पे रहेगी, और महाराष्ट्र सरीका या बिहार सरीका स्टेट उनको रोक देगा। जी, और पिछली बार कई स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे कर्नाटका है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे राजस्थान है। और राजस्थान तो ऐसा स्टेट है जहां पर ऑपोजिशन की एक भी सीट नहीं आई थी, आपको याद होगा। मध्य प्रदेश में भी सिर्फ एक सीट आई थी, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली। और भाई 18 में परफॉर्मेंस ठीक था ना उनका जी, इसलिए इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकली गए, और कांग्रेस 200 सीट्स तक अपने आप को सीमित रख के उस पर कॉन्सेंट्रेशन किया। तो मुझे लगता है इजी वॉक हो जाएगा, और इंडिया अलायंस की सत्ता आने में है। थोड़ा सा केसीआर, वाईएसआर और गोड़ा जी को थोड़ा सा हमको बोलना पड़ेगा। आज तिवारी साहब, आप उद्धव जी ने महाअधिवेशन लिया था नासिक में, नासिक अधिवेशन,
तिवारी साहब, उसमें शेतकरी त्रस्त, महिला अत्याचार, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, इस पे चर्चा हुआ, रेजोल्यूशंस पास हुए। तो इसमें आपको लग रहा है कि चेंज का वातावरण है? क्राउड तो जबरदस्त था, क्राउड वॉज पूरे नासिक दौरा में उनका क्राउड था, मंदिर में भी था क्राउड और अधिवेशन में भी। अरे भाई, उद्धव ठाकरे ये लोकमान्य नेता हो गए और मुझे लगता है बाला साहेब ठाकरे से ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे आगे चल के। और वो अपनी लकीर खुद की लकीर खुद खींच रहे। वो प्रबोधनकार ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे का कॉकटेल है, तो वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली लंबे रेस के घोड़े हैं। आगे आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि वो इंडिया अलायंस में भी बहुत बड़ी भूमिका में रहेंगे और आते हुए दिनों में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के सीएम रहते हुए वो भारत के पंतप्रधान बोलकर बड़े कैंडिडेट बनेंगे। Right, thank you so Chalo. much. I know you have to go. We have taken 5 minutes extra of your time. So thank you very much. Great pleasure talking to you and Jai Sri Ram. Thank you. Alright, that was of course Mr. Kishore Tiwari, always very optimistic Mr. Kishore Tiwari, and does not mince his words. That's the kind of person he is. You can speak endlessly on any subject. Yeah, but today he had to go somewhere at 8:55. Okay. That's what he had said. Oh, okay. So we took him on till 9 Yes, o'clock. yes. But that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज की show में सिर्फ इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, क्या आपको लगा, वगैरह वगैरह वगैरह, आप जरा कृपा करके आप जरा जरूर अपने कमेंट्स भेजें। Please do send in your comments and please do subscribe to the channel. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, that'll be nice. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोगों का कुछ आगे होगा। We'll get it. We are not getting that live. What is that? Like, share, subscribe. Yes. और वो सब्सक्राइब तो बेचारा दबी गया बिल्कुल। दिख ही नहीं रहा किसी को। सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज। फिलहाल there are some comments that are there. Let's see. थोड़े बहुत comments हैं. I hope they are interesting. If they are not interesting, we will not take them. But let's take a look at some of the comments which have come. Can we have them on, please? Nora Fatehi replaces Jacqueline in Vidyut Jambal's film Crack. CRA double K. Oh, Crack. wow, crack. Crack as in the drug. Jacqueline is best. Gorgeous. ये हैं शुभम राज 506. ऐसा बोलते हैं जी. Can we move on, please? जी आगे बढ़ें. Can we move on? Uniform Civil Code to be ready soon, not BW ready soon. So be ready soon as in BE. Nobody is more than Modi is the bitter truth. Narasimha Narayan Rao 775. जी आगे बढ़ें. Rahul Gandhi's न्याय यात्रा gets no coverage. कांग्रेस का सत्यानाश का यही कारण है कि तुम मोदी आलोचना करते करते भारत विरोधी, धर्म विरोधी हो जाते हो। आदमी को युवा, अधेड़ उम्र के आदमी को युवा कहते हो। बलवंत सिंह भाकुनी 1030। अब ये अधेड़ उम्र के आदमी को युवा नेता कहते हो। Did we call Rahul Gandhi young leader? I don't know. No, somebody in the program must have. I don't know. Anyway, brilliant artist behind equally, etc. etc. Can we have it, please? Let's see what the Congress is history now. Praveen Patel, LO3NZ. That's what he says. Congress to work on Gandhian lines. I hope they do. I think they've forgotten Mahatma Gandhi, which is why they are in the mess they are. वो कांग्रेस ये सब नहीं सहता है, वो तो रंजन महिमा में ईडी मनाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो तो रमजान महीना में ईडी मनाएगा, ईद बनाएगा। आई थिंक Bonzo 1310. That's what they meant. What's wrong with the celebrating Eid? Anyway, EM Rao's 7732 of all political parties. It's only BJP which championed the cause of Ram Janmabhoomi and fought the case up to the Supreme Court level. Ram Mandir was an inherent part of his election manifesto for 3 decades, which is fulfilling now. Hence, BJP has every right to make this religious event a political achievement too. I agree. That's a good comment. I agree with that. जी आगे बढ़ें अगर कोई है तो। नासिर हुसैन साहब, हमारे नासिर हुसैन साहब,
जेपलिन 3969, तुम लंगूर क्या सोचते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं। अगर तुम निष्पक्ष पत्रकार हो तो पूछो मोदी से 22 जनवरी को डेट फिक्स क्यों किया। क्यों नहीं रामनवमी के दिन, क्या फर्क पड़ता 2 महीने में। इससे अच्छा शुभ मुहूर्त हो सकता है भला। पूछो मोदी से कि कोई अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या, ये शास्त्र के खिलाफ नहीं। ये सब नहीं पूछोगे, तुम चरण चुंबक हो, बदमाश सवाल ही पूछोगे। ये गोदी मीडिया का सवाल है, शर्म आनी चाहिए, पत्रकार नहीं झाटुकार हो तुम भी। बहुत तारीफ की है सर आपका। मेरी बहुत तारीफ करी है सर, क्या बात है सर, मैं मानता हूँ ये तारीफ को मैं बाइज्जत स्वीकार करता हूँ जी। आगे बढ़ें। इंचो यो के गाते पे तो नहीं है कोई एजेंसी, व्हाट डज दैट मीन। एनोनिमस इंडिया इंचो के गेट पे तो नहीं है कोई एजेंसी। ऑलराइट, चलिए। तारीफ बहुत लोग करने लगे। अरे शाबाश, जबरदस्त सर, कमाल है। You mean all the Bangladeshis turned out in support of Congress? Mandar Bandbe. That's it, right? We have some very, very passionate people who've written in, and I thank you all for all the lovely epithets and all the lovely praise that you've showered on me. So nice of you. Keep doing it. I really love it. Well, that's just about it. As far as tonight's show is concerned, आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप जरूर देखते रहे नेशन नाउ। We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव।